हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपने चैनल पे रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की आप सभी को प्रिपरेशन करा रहे हैं, जहां जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में, उनकी प्रिपरेशन हम आपको कराते हैं। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और भी बहुत कुछ हम आपसे शेयर करते हैं। जो भी हम क्वेश्चन आपसे कवर करते हैं वो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ और करंटली यूएसए में सेटल्ड हूँ और यहीं से आपके लिए सारी ही वीडियोस बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपने आज की इस वीडियो का। इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रूट्स। फ्रूट्स के बारे में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। डिफरेंट ऑप्शन जैसे कि आप देख रहे हैं आपको दिए गए हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिकार्प इज मीसोकार्प। ये देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी जो तीनों ही स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं, फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी वॉल, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। एंडोकार्प इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ पेरिकार्प, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। किस तरह से ये करेक्ट है वो अभी हम देखते हैं। देखिए, ये पूरा ही आप फ्रूट देख रहे हैं, ये की जो तीनों ही लेयर्स होती हैं इनको मिला के कहा जाता है पेरिकार्प। जिसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है फ्रूट की, इसको कहा जाता है एक्सोकार्प। जो यहाँ पर मिडल लेयर होती है उसको कहा जाता है मीसोकार्प। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसके बाद सीड स्टार्ट हो जाता है, उस इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं एंडोकार्प। तो आउटर मोस्ट लेयर मीसोकार्प नहीं है, आउटर मोस्ट लेयर एक्सोकार्प है, इसीलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपको देखिए यही ये बताया गया है। अब एप्पल के बारे में बता रहे हैं, एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट, तो ये भी करेक्ट है। एप्पल एक फॉल्स फ्रूट कहा जाता है एप्पल को, जिसको स्यूडोकार्प या एक्सेसरी फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है एप्पल को। तो ये भी एक अपना अलग क्वेश्चन बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेसरी फ्रूट, तो उसमें एग्जाम्पल है एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, देखिए, बेलजीत एंड कैडेट्स टेस्ट आर यूज्ड फॉर। बेलजीत एंड कैडेट्स टेस्ट को किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, क्या फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें से कौन सा एजेंट। कार्बोहाइड्रेट्स, एल्कलॉइड्स, स्टेरॉइड्स या कार्डियक ग्लाइकोसाइड। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड किसी सैंपल में प्रेजेंट है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए किए जाते हैं ये दोनों ही टेस्ट, बेलजीत एंड कैडेट्स टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, देखिए ये सैंपल लिया जाता है। सैंपल क्या हो सकता है, जो भी बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं जैसे ब्लड हो गया, सीरम हो गया, या बॉडी के कोई भी फ्लूइड्स जो होते हैं उनको लिया जाता है सैंपल के तौर पे, या बॉडी के कोई टिश्यूज़ या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। अब इन सैंपल्स में क्या किया जाता है, पहले देख लेते हैं बेलजीत टेस्ट में। इस सैंपल को रिएक्ट करवाया जाता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से, इसमें ऐड किया जाता है मतलब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। और अगर सैंपल का कलर पिंक या रेड हो गया है तो ये कंफर्म करता है कि सैंपल में कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। अगर हम बात करें बेलजीत टेस्ट पे हमने देख लिया। अब कैडेट्स टेस्ट की अगर बात करें तो यही जो सैंपल है इसको अगर ट्रीट करवाया जाएगा नाइट्रिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सैंपल का कलर चेंज हो गया है येलो और ऑरेंज कलर में, तो ये कंफर्म करता है कि इस सैंपल में कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। तो ये दोनों टेस्ट जो है, देखिए फॉरेंसिक साइंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं पता लगाने के लिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का। इन तरह के जो सैंपल्स होते हैं जैसे बॉडी फ्लूइड्स, टिश्यूज एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए, वेजिटेबल जिलेटिन इज ऑल्सो नोन एज। वेजिटेबल जिलेटिन को इसमें से किस नाम से जाना जाता है। डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों। आंसर इसका ऑप्शन बी, अगार को कहा जाता है वेजिटेबल जिलेटिन। जैसे कि आपको पता होगा जो जिलेटिन होता है, जो नेचुरल जिलेटिन होता है, वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स होता है, उसके एनिमल से लिया जाता है। अगर इसका प्लांट बेस्ड फॉर्म चाहिए होता है, वेजिटेबल फॉर्म चाहिए होता है, तो उसमें एज ए अगार को इस्तेमाल किया जाता है। यहीं पर आपको यही एक्सप्लेन किया गया। अगार एक प्लांट बेस्ड जिलेटिन है जो कि डिराइव किया जाता है रेड एल्गी। प्राइमरीली कौन सी स्पीशीज से ये डिराइव किया जाता है, गैलिडियम या ग्रेसिलेरिया से इसको डिराइव किया जाता है। ये देखिए, ये वीगन ऑल्टरनेटिव होता है। जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे लोग एनिमल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं, तो एज अ वीगन ऑल्टरनेटिव किसका, जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है अगार को। बहुत सारी अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, और माइक्रोबायोलॉजिकल एप्लीकेशन जो होती है जहाँ पर टेस्टिंग वगैरह की जाती है, तो वहाँ पर भी जहाँ पर कल्चर मीडिया को डेवलप किया जाता है जिसमें माइक्रोब्स ग्रो हो रहे हैं या नहीं, उनकी टेस्टिंग की जाती है। तो अगार को भी बहुत बार यूज़ किया जाता है इन तरह के माइक्रोबायोलॉजिकल एप्लीकेशंस में।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं इफाड्रा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, किस प्लांट के किस पार्ट से इफाड्रा को ऑब्टेन किया जाता है। देखिए जैसे कि हम सब जानते हैं प्लांट्स में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, स्टेम्स होती हैं, बार्क होती है, सीड्स या ड्राई लीफ, तो किस पार्ट से इफाड्रा को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। तो आंसर है बच्चों इसको ऑप्शन ए, ड्राइड स्टेम से इसको ऑब्टेन किया जाता है। देख लेते हैं देखिए इफाड्रा का इस्तेमाल क्या होता है, क्यों उसको यूज़ किया जाता है। तो देखिए ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन जो थी उनमें बहुत ज़्यादा पहले इस्तेमाल किया गया इफाड्रा, और इसके काफ़ी अच्छे इफेक्ट दिखने के बाद इसको यूज़ किया जाने लगा ट्रीट करने के लिए एस्थमा जैसी कंडीशन, ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन एंड हे फीवर जैसी कंडीशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इफाड्रा ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ ड्राइड स्टेम्स ऑफ इफाड्रा प्लांट। यूजुअली कौन सी स्टेम्स होती हैं, देखिए ड्राइड यंग स्टेम्स एंड ब्रांचेस जो होती हैं इफाड्रा के प्लांट की, उनसे ऑब्टेन किया जाता है, उनसे एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है इस तरह के इफाड्रा को। ये देखिए जो स्टेम्स होती हैं इन तरह की इफाड्रा प्लांट्स में, इनमें पाए जाते हैं क्या, इफाड्रिन एंड स्यूडो इफाड्रिन। और ये जो दो केमिकल्स होते हैं इफाड्रिन एंड स्यूडो इफाड्रिन जो कि इफाड्रा प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए। मेडिसिनल प्रॉपर्टी जैसे कि हमने देखा एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड हे फीवर जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट पूछ रहे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रैट पॉइजन, एज अ रैट पॉइजन की तरह इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट देखिए स्क्विल्स का नाम आपको दिया गया है, रेड स्क्विल, इंडियन स्क्विल, यूरोपियन स्क्विल। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए, रेड स्क्विल का इस्तेमाल किया जाता है एज अ रैट पॉइजन। अब देखिए अगर हम रेड स्क्विल की बात करें तो इस तरह का ये पूरा ही प्लांट जो है ये दिखता है, जो कि अगर हम इसका फार्माकोलॉजिकल नेम की बात करें, मेडिसिनल नेम की बात करें तो इसका नाम होता है अर्जीनिया मैरिटिमम। ये भी आपको याद रखना है बच्चों। ये एक प्लांट बेस्ड सब्सटेंस होता है जो कि एज अ रोडेंटिसाइड मतलब रैट पॉइजन की तरह इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही लंबे समय से, सेंचुरीज मतलब काफ़ी लंबे समय से इसको एज अ रैट पॉइजन यानी चूहों को मारने की दवाई जैसे की तरह इसको यूज़ किया जाता है। इसके देखिए ये जो बल्ब होते हैं रेड स्क्विल के, इसमें एक टॉक्सिक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है स्केलेटॉक्सिन। अब ये जो स्केलेटॉक्सिन जब भी कोई रोडेंट आता है और ये इस स्केलेटॉक्सिन जब भी कोई रोडेंट आता है और मान लीजिए उसने बाइट किया है इस प्लांट को, तो ये स्केलेटॉक्सिन इसके बल्ब से जाएगा उस रोडेंट के पेट में, उसके रोडेंट के अंदर जाने लगेगा। और जैसे ही वो रोडेंट के अंदर ये जाता है स्केलेटॉक्सिन, रोडेंट का कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो दैट इज़ वाई इसको एज अ रैट पॉइजन इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें से क्या ट्रू नहीं है क्लोव के बारे में। डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, पहले देख लेते हैं आंसर इसका। तो आंसर इसका ऑप्शन बी, क्लोव इज़ अ मोनोटर्पिनॉइड। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि क्लोव है सस्क्वेट टर्पिनॉइड। क्यों है वो अभी हम देखते हैं। पहले जो बाकी स्टेटमेंट थी उनको हम देख लेते हैं जो कि करेक्ट स्टेटमेंट थी। क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर बर्ड, तो ये बिल्कुल ही सही बात है। जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं उनसे ये क्लोव को लिया जाता है, क्लोव को तोड़ा जाता है वहाँ से। इट बिलोंग्स टू द फैमिली मिरिटेसी, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, मिरिटेसीज की फैमिली होती है। और क्लोव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो एंटीसेप्टिक प्रिपरेशंस होती हैं, आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस होती हैं, उनमें क्लोव ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए अगर हम बात करें मोनोटर्पिनॉइड्स एंड सस्क्वेट टर्पिनॉइड्स में, तो इनमें फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। मोनोटर्पिनॉइड 10 कार्बन कंटेनिंग एटम्स होते हैं, 10 कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है लिमोनेने एंड पाइनेने का। अगर हम सस्क्वेट टर्पिनॉइड की बात करें तो ये 15 कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड्स होते हैं। 15 कार्बन एटम्स वाली जो चीज़ें होती हैं उनको कहा जाता है सस्क्वेट टर्पिनॉइड, जिनमें एग्जाम्पल है यूजिनॉल एंड फार्नेसोल का। अगर हम बात करें देखिए यूजिनॉल की, तो जैसे कि हम सभी को पता है यूजिनॉल पाया जाता है क्लोव में। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है क्लोव ऑयल जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है बर्ड से। किसकी बर्ड से, देखिए शाइजियम एरोमेटिकम ट्री की बर्ड से इसको ऑब्टेन किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है यूजिनॉल जो कि मेन कंपोनेंट होता है क्लोव का। और जैसे कि हमने देखा यूजिनॉल क्या है, एक तरह का 15 कार्बन एटम का कंपाउंड है। तो ये हुआ सस्क्वेट टर्पिनॉइड। तो दैट इज़ वाई हमारी स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, और बाकी सारी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है।
नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, देखिए सिनेमन बिलोंग्स टू द फैमिली, सिनेमन किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब देखिए डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन डी, लायोरेसी फैमिली होती है सिनेमन, यानी दालचीनी जिसको हम हिंदी में कहते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके, फैट लॉस के लिए, फैटी लीवर जैसे कंडीशन के लिए, बॉडी को क्लीन रखने के लिए। हमारे जो इंडियन हाउसेज होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इसको एज अ स्पाइस भी इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसकी फैमिली होती है लायोरेसी, और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है कि और किस किस की फैमिली होती है लायोरेसी। तो देखिए सिनेमन की फैमिली होती है जिसका आपको साइंटिफिक नाम पता है सिनेमोमम वेरम। अब अगर हम बात करें बे लीफ की तो इसकी भी फैमिली होती है लायोरेसी। एंड कैम्फर की अगर हम बात करें सिनेमोमम कैम्फोरा, इसकी भी फैमिली होती है लायोरेसी। तो इस पे फैमिलीज पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों आपसे पूछे जाते हैं। तो जो आपका फार्माकोग्नोसी होती है उनमें फैमिलीज़ को आप ज़रूर याद कर लें, और उसमें काफ़ी बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि फार्माकोग्नोसी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके फैमिली से और किसकी क्या, ये जो आपका साइंटिफिक नेम होता है इस पे से ही आपके मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पूछना, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कलॉइड, इसमें से क्या एक एल्कलॉइड का एग्जाम्पल नहीं है बच्चों। आंसर देख लेते हैं, आंसर इसका ऑप्शन ए कर्क्यूमा लॉन्गा। तो ये एल्कलॉइड का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी जो तीनों ही हमारे कंपाउंड्स हैं क्विनिन, मॉर्फिन एंड कैफिन, ये तीनों ही क्या है, एल्कलॉइड्स हैं। अगर हम बात करें कर्क्यूमा लॉन्गा जिसको हम टर्मरिक यानी हल्दी के नाम से जानते हैं, इसमें देखिए ये जो येलो कलर होता है इस टर्मरिक का, वो होता है करक्यूमिन के होने की वजह से इस तरह के टर्मरिक में। अब ये जो करक्यूमिन है बच्चों, ये एक तरह का पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होता है, ये एल्कोलॉइड नहीं होता है। दैट इज़ वाई हमारा ऑप्शन ए करेक्ट नहीं था, क्योंकि ये एक पॉलीफिनोलिक कंपाउंड है करक्यूमा लॉन्गा। अगर हम बात करें एल्कोलॉइड्स की तो ये क्या होते हैं, टिपिकली देखिए प्लांट्स में पाए जाते हैं एल्कोलॉइड्स, और इनकी एल्कोलॉइड की एक स्पेशलिटी होती है कि इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और इनकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है बच्चों, एल्कलॉइड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड बेसिक प्रॉपर्टी। तो ये तीनों ही चीज़ें पाई जाती हैं, ये दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं इन तीनों ही कंपाउंड्स में, यानी क्विनिन में, मॉर्फिन में एंड कैफिन में। दैट इज़ वाई ये तीनों ही एल्कलॉइड्स हैं, जबकि कर्क्यूमा लॉन्गा क्या है, एक तरह का पॉलीफिनोलिक कंपाउंड है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, देखिए द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, विनेगर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, क्या पाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में। तो डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, डिफरेंट एसिड्स के ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। आंसर है इसका ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में। तो देखिए विनेगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे क्लीनिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुकिंग में हम विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो हेल्थ रेमेडीज़ होती हैं, हेल्थ की जो चीज़ें होती हैं, जैसे एप्पल साइडर विनेगर जिसको किया जाता है इस्तेमाल फैट लॉस के लिए। तो इन सारी ही चीज़ों में विनेगर का इस्तेमाल होता है, जिसमें पाया जाता है मेनली क्या, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का वीक ऑर्गेनिक एसिड है जो कि विनेगर को क्या देता है, देखिए सार टेस्ट एंड पंजेंट स्मेल। जब भी आप विनेगर की बॉटल खोलेंगे तो देखिए उसमें एक तरह से की अजीब सी स्मेल आती है थोड़ी सी, तो ये स्मेल एसिटिक एसिड की होने की वजह से होती है, और इसका टेस्ट भी खट्टा होता है, ये सार टेस्ट होता है। तो ये खट्टा टेस्ट भी एसिटिक एसिड की वजह से ही होता है। प्राइमरी एक्टिव कंपाउंड यही होता है एसिटिक एसिड, जिसकी वजह से इस तरह के जो विनेगर को इस्तेमाल किया जाता है प्रिजर्वेटिव की तरह भी, और इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी विनेगर की इसी एसिटिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से ही होती है। तो आपने देखा बच्चों विनेगर में क्या प्रेजेंट होता है और उसकी क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपने आज की इस वीडियो का, पूछ रहे हैं आपसे पीएच ऑफ प्योर वाटर क्या है, आपको बतानी है। डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन डी 7। तो देखिए प्योर वाटर की पीएच 7 होती है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि देखिए अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उनकी अलग अलग पीएच होती है। पीएच अगर 7 से कम है तो ये एसिडिक मानी जाती है, अगर 7 से ज़्यादा है तो ये बेसिक मानी जाती है। वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि देखिए बैटरी की 0 पीएच होती है, वहीं अगर हम स्टमक एसिड की बात करें 1 पीएच होती है, लेमन की 2 पीएच होती है। विनेगर की अगर हम बात करें जिसमें एसिटिक एसिड हमने देखा था तो ऑब्वियस हो गया कि ये एसिडिक करेक्टर का है,
है, 3 के अराउंड pH होती है इसकी। टमाटोज़ भी एसिडिक होते हैं, 4 pH होती है, एंड कॉफ़ी की होती है pH 5। इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे आपको सब समझाया गया है। मिल्क की अगर हम बात करें तो देखिए ये भी थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है, 6 pH वाला होता है। वाटर की आप देख रहे हैं pH 7 है, यानी वाटर में इक्वल कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की एंड हाइड्रोक्साइड आयन की। आप देख रहे हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की इक्वल कंसंट्रेशन होती है किसमें, प्योर वाटर में। और इसी बैलेंस की वजह से वाटर जो है एक तरह से न्यूट्रल एजेंट की तरह एक्ट करता है, न्यूट्रल पॉइंट की तरह एक्ट करता है। वहीं देखिए थोड़ी सी बेसिक साइड पे अगर हम जाएं तो हमारे ब्लड की pH होती है 8। और देखिए बेकिंग सोडा थोड़ा सा और बेसिक हो गया, इसकी pH कितनी हो गई, 9 हो गई। अब ये एल्कलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हम देखेंगे, बात करेंगे स्टमक की जो टैबलेट्स बनाई जाती हैं कि जो स्टमक में डिज़ोल्व ना हो, उनकी pH आप देखेंगे थोड़ी सी बेसिक होती है, 10 होती है। फिर बात करें अमोनिया सॉल्यूशन, pH हो गई 11, सोप की pH हो गई 12। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ब्लीचिंग एजेंट्स जो होती हैं उनकी pH हो गई 13, एंड ड्रेन क्लीनर, ये एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे आपको सब समझाया गया, तो इसकी pH हो गई 14। तो इस तरह से हम एक pH स्केल पे हमने देखा किस तरह से जो चीज़ें हैं वो एसिडिक होती हैं और किस तरह से चीज़ें बेसिक होती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, और गारंटी करनी है इस बार कि एक सीट तो अपनी पक्की करनी है रेलवे फार्मासिस्ट के जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोई भी अगर सवाल है आपके मन में या कोई भी आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमें दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।